नमस्कार। विश्व इतिहास की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चीन जापान युद्ध 1894। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जापान की सैनिक शक्ति बढ़ गई थी और इसके आधार पर वह अपना साम्राज्य विस्तार तो कर ही रहा था, साथ ही अपनी सेना को भी व्यस्त रखना चाहता था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान अपना प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहता था। नवीन सैनिक शक्ति का परीक्षण और चीन जापान युद्ध। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि ये जो चाइनीज एम्पायर है और ये जापानीज एम्पायर, जापान चीन का पड़ोसी राज्य था, इसलिए इसकी दृष्टि में चीन पर आधिपत्य स्थापित करने का उसका स्वतः अधिकार सिद्ध था। चीन का जो अधीनस्थ प्रदेश जापान के सबसे नजदीक था वह था कोरिया का राज्य। चित्र में आप देखिए कि चीन और जापान के मध्य है कोरिया, तो जापान के सबसे नजदीक कोरिया का राज्य था। मेजी युग के पुनः स्थापना के पश्चात जापान कोरिया से वैसा ही व्यवहार करने लगा था जैसा व्यवहार पेरी ने जापान के साथ किया था। जापान इस पर अधिकार करना चाहता था, आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। जापान द्वारा कोरिया पर आक्रमण करने के निम्न कारण थे। जापान अपनी नवीन सैनिक शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उस समय कोरिया के शासक कमजोर, अयोग्य और निकम्मे थे, साथ ही उसमें आपसी संघर्ष भी चल रहा था। इसके अतिरिक्त कोरिया का 99% विदेशी व्यापार जापान के साथ होता था। वह धीरे धीरे नौसेना और स्थल सेना तैयार कर पोर्ट आर्थर पर एक विशाल नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता था। जब 1884 तथा 1894 में कोरिया में विद्रोह हुए तो उन्हें दबाने के लिए कोरिया द्वारा चीन से सहायता मांगी गई। चीन ने एक सेना कोरिया भेज दी। जापान ने चीन पर संधि का उल्लंघन करने के आरोप से में एक जापानी सेना कोरिया भेज दी और जापान कोरिया के इस प्रश्न पर चीन से संघर्ष चाहता था। वह इस संघर्ष के बल पर यूरोप के देशों को यह बतला देना चाहता था कि पूर्वी एशिया की राजनीति में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 1894 में कोरिया केवल जापान और चीन की ही चिंता का विषय नहीं था, वह यूरोपीय देशों की प्रतिद्वंद्विता और एशियाई विरोधों का केंद्र बन गया था। इंग्लैंड की नीति का मुख्य उद्देश्य रूस को कोरिया में पैर जमाने तथा बर्फ रहित बंदरगाह प्राप्त करने से रोकना था। चीन जापान की इस प्रगति को रोकना चाहता था। अतः जब जापान ने कोरिया में वित्तीय, प्रशासकीय और सैनिक सुधारों के लिए संयुक्त चीन जापानी कार्रवाई का प्रस्ताव रखा तो चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जापान कोरिया में कोई हस्तक्षेप करे। अतः कोरिया के प्रश्न पर चीन जापान युद्ध 1 अगस्त 1894 में इन दोनों को प्रश्न को लेकर यह युद्ध प्रारंभ हो गया। कोरिया के प्रश्न पर चीन जापान युद्ध 9 माह तक चला। जल और स्थल दोनों पर जापान की विजय हुई। ये जापान और चाइना और ये कोरिया का भाग है। जापान की सेना सुसंगठित, सुशिक्षित, अनुशासित और आधुनिकतम हथियारों से लैस थी। इसके विपरीत चीनी सेना अव्यवस्थित थी। ऐसी स्थिति में चीन को बाध्य होकर संधि के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। दोनों देशों के बीच में शिमोनेस्को की संधि के द्वारा युद्ध का अंत हुआ। दोनों देशों के बीच में शिमोनेस्को की जो संधि हुई वो 1895 में शुरू हुई और इस संधि की निम्नलिखित बातें अग्रलिखित हैं। जो भी प्रावधान हुए इसमें चीन ने कोरिया की स्वाधीनता को मान लिया, जो निम्न प्रकार है। चीन ने कोरिया की स्वाधीनता को मान लिया। चीन को फार्मोसा द्वीप, पेस्काडोरस, लियाओतुंग जापान प्रायद्वीप को देना पड़ा और लियाओतुंग प्रायद्वीप में ही जो पोर्ट आर्थर का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसको अपन चित्र में समझेंगे। चित्र में आप देख सकते हैं कि जो पेस्काडोरस है, ये वाला हिस्सा है पेस्काडोरस, ताइवान का जो ये फार्मोसा द्वीप है और लियाओतुंग प्रायद्वीप है और यहीं पे ये जो पोर्ट आर्थर का ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये सब चीन को फार्मोसा, पेस्काडोरस तथा लियाओतुंग प्रांत सभी जापान को देना पड़ा। चीन ने जापान के साथ व्यापार के लिए 4 नगरों शांशी, चुंगकिंग, सूचो तथा हंगचो
वापिस समझिए आप, 4 जो नगर थे, 4 जो शहर थे जापान के लिए व्यापार के लिए खोल दिए गए, शांशी, चुंगकिंग, सूचो और हंगचो। इस प्रकार ये जो सिमोनेस्की की संधि 1895 में जापान और चीन के बीच में संपन्न हुई। यूरोप के किसी भी राष्ट्र को यह आशा नहीं थी कि जापान को इस युद्ध में विजय मिलेगी, किंतु जापान ने 8 माह में स्थल और जल युद्धों में चीन को पूर्ण रूपे परास्त कर शांति याचना के लिए बाध्य करके विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। सुदूर पूर्व पर लिखने वाले एक लब्ध प्रतिष्ठित लेखक के अनुसार संसार के सबसे बड़े, प्राचीन तथा सर्वाधिक जनबल वाले राष्ट्रीय शक्ति तथा शोध से भरपूर एक सुव्यवस्थित महाद्वीपीय साम्राज्य को एक छोटे से पड़ोसी राज्य ने अपनी सैनिक शक्ति से युद्ध में पराजित कर दिया। अभी इसकी जो शाही थी वो सूखने भी नहीं पाई थी कि जो अन्य राष्ट्र थे उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। त्रिपक्षीय हस्तक्षेप की बात करेंगे हम। यूरोप की 3 बड़ी शक्तियों जिसमें रशिया, रूस, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने जापानी विदेशी मंत्रालय में जाकर सरकार को यह सलाह दी कि वह चीन का जो लियोतुंग प्रांत था, जहां पे पार्ट होतर का जो बंदरगाह था, वो वापस कर दे, चीन को वापस कर दे। अपनी मांग के समर्थन में इन प्रतिनिधियों ने कहा कि जापान का लियोतुंग पर अधिकार, कोरिया की स्वतंत्रता, सुदूर पूर्व की शांति तथा पीकिंग के निकट होने के कारण चीन के लिए खतरनाक है। वस्तुतः रूस की प्रसारवादी महत्वाकांक्षा, आप उसके पास क्या है, बर्फीला इलाका है और वर्ष भर खुले रहने वाला कोई भी बंदरगाह नहीं है। रूस चीन का जो पड़ोसी देश है, रूस की प्रसारवादी महत्वाकांक्षा 12 महीने काम में आने वाले बंदरगाह, आइस फ्री पोर्ट की सदियों पुरानी तलाश एवं ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण की योजना ने रूस को सुदूर पूर्व में ला खड़ा किया। यूरोप की राजनीति से अपने एकांकीपन को समाप्त करने के लिए आतुर, रूस की दोस्ती के लिए लालायित फ्रांस हर कीमत पर रूस का साथ देने के लिए प्रस्तुत था। जापान इन शक्तिशाली देशों के आदेश को नहीं टाल सकता था। विवश होकर जापान ने जो लियोतुंग जो प्रांत था, इसको लियोतुंग के प्रांत की बात करेंगे हम, पर अपने अधिकार का परित्याग कर दिया। इसके बदले में उसे चीन द्वारा 7 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर दिए गए। इन तीनों शक्तियों के हस्तक्षेप का जापान को बड़ा कटु अनुभव हुआ। तकी कोशी के अनुसार जापान निवासियों की आंतरिक इच्छा ये थी कि उनका देश संसार के संभ्रांत राष्ट्रों के निकट तक पहुंचने के लिए योग्य बन सके, वह न उनसे नीचा रहे न ही उनसे ऊपर जाए। परंतु यूरोपीय देशों ने जापान की अपेक्षा चीन को अधिक महत्व दिया। अब जापान को यह पता चला कि पश्चिम देश शांति प्रिय संस्कृति की अपेक्षा शक्ति को अधिक सम्मान प्रदान करते हैं, अतः उसने अपनी सैनिक प्रवृत्ति थी उसको बढ़ाया और इसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सैनिक शक्ति बढ़ी। आगे जाके आंग्ल जापान संधि होती है 1902 में, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।